हाय दोस्तों, SJS ऑक्सफोर्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज है 1 सितंबर 2020, दिन मंगलवार। आज से हमारे द्वारा समाचारों का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। जो भी बात बच्चे या जो भी दोस्त कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक शीघ्र पहुंचे। हमारे द्वारा ये एक नवीन श्रृंखला आज से शुरू की जा रही है, जिसके द्वारा आपको राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित सभी जानकारी कराई जाएंगी। देखने में तो ये प्लेटफॉर्म काफ़ी छोटा लगेगा, लेकिन इसमें बड़ी जानकारियाँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस चैनल के माध्यम से PIB, द हिंदू एडिटोरियल्स तथा रोज़मर्रा की जो घटनाएं हैं वो भी आपके सामने संक्षेप रूप में तथा विस्तृत रूप में जानकारी प्रदान करी जाएंगी। तो चलिए आज की खबरों के बारे में हम थोड़ा सा सिलसिला शुरू करते हैं। इसके बाद जो भी सिलसिला चलेगा वो आपके सामने आता रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले खबर है आज की कि चीन ने फिर भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय जवानों ने अपने साहस और पराक्रम के बाद उसे खदेड़ दिया। चीन की इस कामयाबी को सफल नहीं होने दिया। ये बात तो आप जानते ही हैं कि जो गलवान घाटी का सिलसिला है ये जून महीने से चलता आ रहा है और आज भी चाइना जानबूझ करके इसको थमने के लिए नहीं कह रहा है। एक तरफ तो चाइना वार्ताओं का दौर जारी करके रखा है, दूसरी ओर अपनी घुसपैठ को भी बरकरार बनाए रखी हुई है। 29-30 अगस्त की रात यानी लगभग 11 बजे मध्य रात्रि की बात है, तो जो चीनी सेना PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीनी सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर फिर घुसने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने इस हरकत को करने नहीं दिया। उसके जो जवान आए थे, लगभग 200 जवान थे, गाड़ियों में बैठ कर के आए थे, उनको वापस जाना पड़ा। हिंसक झड़पें तो हुई नहीं, लेकिन धक्का मुक्की हो गई। दूसरी ओर चाइना का एक रुख और है। देखो, भारत ने LAC पर अपने राफेल तैनात किए हैं। इसकी तर्ज पर ये J-20 है भाई, JP जंगी नहीं, J-20 जंगी विमानों को लद्दाख क्षेत्र में तैनात किया है। ये भारतीय क्षेत्र में उड़ान भर देते हैं कभी कभी, तो ये चाइना का एक उकसावे का महत्वपूर्ण कारण है। दूसरी तरफ केवल इन्होंने देखो, जो पेंगांग झील है, ये पेंगोंग झील है, इसका 2/3 पार्ट लगभग 75% के लगभग हिस्सा चाइना के पास है। और इस क्षेत्र में चाइना ने पहले ही अपने रोड बना रखे हैं और इसका जो 25% जो हिस्सा है वो बाकी है। इस पे भी वो अपना कब्जा करना चाहता है। लेकिन ये भारत के लिहाज से देखा जाए तो सामरिक दृष्टि से भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाएगा ये क्षेत्र। दूसरी ओर इम्पोर्टेंट ये चाइना के लिए भी है। एक तो चाइना ने 75% पर कब्जा कर रखा है। दूसरी बात यह है, जो 1962 का जो युद्ध हुआ था चाइना का, उस युद्ध में भी चाइना ने इस झील का काफ़ी प्रयोग किया था। तो चाइना अपनी सामरिक दृष्टि से भी यहाँ से भी सामरिक बढ़त बनाना चाहती है और सैन्य बल को भारत में बार बार इस तरीके से उकसावे के कारण बनाती है। दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए, देखो जो पूर्वी उत्तर यानी पूर्वी क्षेत्र है
उसमें भी एक चिकन नेक है। चिकन नेक स्थान है जहाँ पर बहुत ही एक सकरा गलियारा है। चिकन नेक की जो सकरा गलियारा है वो बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? भारत के लिए नेपाल, बांग्लादेश, भूटान से ये जोड़ता है इन तीनों देशों को। इस गलियारे से भारत नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ जुड़ता है। तो वहीं देखा जाए चाइना को ये अलग थलग करता है। तो चाइना चिकन नेक को भी अपने कब्जे में करना चाहती है। चिकन नेक तक अपनी सड़क को पहुंचाने के लिए ही डोकलम विवाद जो था, डोकलम तक अपनी सड़क बनाने का सिलसिला जारी रखा था। इस तरीके से देखा जाए तो सामरिक दृष्टि से चाइना अपनी पहुंच यहाँ पे भी मजबूत करना चाहती है। ये तो दो कारण रहे, लेकिन तीसरा एक कारण और बताया जाता है। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है कैलाश मानसरोवर, जहाँ पर चाइना ने कैलाश और मानसरोवर ये तीर्थ स्थल हैं यहाँ पर चाइना ने सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइलें हैं वो भी तैनात कर दी गई हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि चाइना का जो उकसावे का कारण है वो लगातार जारी है। आखिरकार वार्ता, कमांडरों की वार्ताएं वो भी चल रही हैं, बड़ी बड़ी पहलें की जा रही हैं, बड़े बड़े स्तरों पे किए जा रही हैं, लेकिन चाइना अपने रुख को नहीं बदल रही है। सबसे बड़ी बात यह है, तो देखो, एक तो ये पेंगांग झील ये उकसावे का कारण बनी हुई है। दूसरा, ये जो J-20 विमान है ये कभी कभी भारत के क्षेत्र में उड़ान भरते हैं। अब तीसरा कारण है चिकन नेक, और चौथा कारण ये है कि मानसरोवर में स्थित मिसाइलें, जो मानसरोवर में स्थित मिसाइलें बनाई गई हैं, तो ये इम्पोर्टेंट भी हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो देखो, एक तरफ तो चाइना सोच रही है कि हम भारत को दबा लेंगे, लेकिन चाइना अपने घरेलू जो समस्याएं उनको हल करना नहीं चाहती है। इससे पहले चाइना की काफ़ी प्रॉब्लम अर्थव्यवस्था को लेकर भी चल रही थी। अब देखो, अपनी परेशानी को चाइना नहीं देख रही है। उइगर मुस्लिम प्रवासी हैं जो अमेरिका में या अन्य देशों में रहते हैं, ये उइगर मुस्लिम प्रवासी हैं। इन्होंने हाल में ही अमेरिका में चीन के विरोध में प्रदर्शन किया है। इनका कहना है कि जो चीन का सिंजियांग प्रांत है उसमें उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, जिनका वो जातीय सफाया करना चाहता है। कौन? चाइना। जिसका विरोध कौन कर रहे हैं? उइगर प्रवासी, यानी जो अन्य देशों में उइगर प्रवासी रह रहे हैं, उनका कहना है कि चाइना सिंजियांग प्रांत में रहने वाले अल्पसंख्यक उइगर मुसलमानों को जातीय रूप से सफाया करना चाहती है, इसलिए उन्होंने ये प्रदर्शन किया। अब कल वाशिंगटन स्थित अमेरिका विदेश मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर भी ये प्रदर्शन जारी रहा। दूसरी ओर कुछ समय पहले देखा जाए, और हाल फिलहाल में ही हांगकांग और सिंजियांग ये दो प्रांत हैं, स्टैंडजांग नहीं है, यहाँ सिंजियांग है। हांगकांग और सिंजियांग ये दो प्रांत हैं। इनमें यूरोपीय देशों ने मानवाधिकार हनन के आरोप लगाए थे। तो चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वांग, उन्होंने इनका खंडन करते हुए कहा कि नहीं, यहाँ कोई मानवाधिकार का हनन का उल्लंघन नहीं हो रहा है, और ये जो यूरोपीय कंट्रियों के द्वारा लगाए गए चाइना पे जो आरोप हैं ये सिरे से गलत है। तो चाइना ये नहीं देख रहा है चाइना कि हमें अपनी प्रॉब्लम को भी थोड़ा सॉल्व करना चाहिए। अब देखो, एक तरफ चाइना इंडिया को दबाना चाहती है, तो अब इस तरीके से तो भारत भी चुप भी नहीं बैठेगा। भारत भी हाथ पे हाथ रख के तो बैठेगा नहीं। भारत भी अपना प्रयास जारी करने की फिराक में है। भारत चाहता है कि हम चाइना का मुकाबला क्यों ना करें। तो इसके लिए वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ने हाल फिलहाल में ही एक 2580 करोड़ की एक डील की है, जिसको हाल ही में मोहर लगा करके आगे बढ़ाया है।
और ये डील बताती है कि 2024 तक कुछ पिनाक मिसाइलें बनाई जाएंगी। कौन सी मिसाइल? पिनाक मिसाइल बनाई जाएंगी। और वो मिसाइलें भारत, यानी भारत किन सीमा पर स्थित करेगा? चीन और पाकिस्तान की सीमा पर पिनाक मिसाइलों को स्थापित करेगा, जहां से चीन और पाकिस्तान दोनों का मुकाबला किया जा सकता है। ये किसके द्वारा पहल की जा रही है? ये परियोजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की जा रही है। इस परियोजना में 70% जो हथियार होंगे ये स्वदेशी होंगे, यानी ये एक स्वदेशी परियोजना होगी 70%। इसमें टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, दूसरी कंपनी है लॉर्सन एंड टूब्रो। लॉर्सन एंड टूब्रो बहुत बड़ी कंपनी है, तथा सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है वो है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ये 3 कंपनियों के मध्य इस परियोजना को छोड़ा गया है। तो देखो, ये सार्वजनिक क्षेत्र की भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो कंपनी है, इसका काम युद्धक वाहन बनाना होगा जो केवल इन मिसाइलों को ले जा सके अपने गंतव्य स्थान तक, ये कार्य होगा। और बाकी का जो कार्य किया जाएगा ये टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और लॉर्सन टूब्रो के द्वारा किया जाएगा। ये बताया जाता है कि 2024 तक हम सेना की 6 रेजिमेंटों को ये मिसाइलें सुपर्द कर देंगे। दूसरी ओर इसमें देखो, आत्मनिर्भर भारत के तहत डिजाइन कौन करेगा? डीआरडीओ। डीआरडीओ को आत्मनिर्भर भारत के तहत ये कहा गया है कि आप इन पिनाक बहुआयामी रॉकेट लॉन्चर हैं, इन प्रणालियों को जो स्वदेशी निर्मित की जाएंगी, इनकी आप क्या करेंगे? डिजाइन करो। तो इस तरीके से इसमें ये परियोजना वित्त मंत्री तथा रक्षा मंत्री ने टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, लॉर्सन टूब्रो तथा सार्वजनिक कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को सुपुर्द की है। इससे आगे अब देखिए, अब हम हल्का सा डिस्कशन जीडीपी को लेकर करेंगे। देखो अभी क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है 1920 की आखिरी तिमाही में जो जीडीपी वृद्धि दर थी वो 3.1, यानी 3, ये पॉइंट ऐसे लगेगा, 3.1 थी। दूसरी तिमाही में 4.5, तीसरी तिमाही की बात करते हैं तो 4.7, लेकिन आखिरी तिमाही की जब भी हम बात करेंगे तो ये 5.2% के आसपास लगभग जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर थी, ये 2019-20 की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बताई गई थी। ये जो आर्थिक वृद्धि दर मापी जाती है 2011-12 के आधार वर्ष के आधार पर जीडीपी का आकलन किया जाता है। लेकिन आरबीआई ने इसी समय क्या कहा कि जीडीपी फिलहाल में 21.5% गिरावट की आशंका जताई जाती है, यानी कि आरबीआई 21.5% गिरावट दर्ज करती है अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में। तो ये सिलसिला जो है, अब देखो 2020-21 की पहली तिमाही में 26.9 लाख करोड़ के आसपास रहने का अनुमान जताया गया था 2020-21 में। ये कोविड-19 के कारण सब हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। देखो 2019-20 में जो पहली तिमाही में आकलन किया गया था तो 35.35 लाख करोड़ हमारी जीडीपी की वृद्धि दर बैठी थी, जो कुल जीडीपी थी उसकी पहली तिमाही में, यानी कि अप्रैल से और जून तक के तिमाही के मान लीजिए 2019-20 में, तो 35.35 यानी कि इतने लाख करोड़ बैठी थी। लेकिन फिर 2020-21 में अर्थशास्त्रियों ने आकलन किया कि कोविड-19 के कारण
जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादा तरीके से 26.9 लाख करोड़ के आसपास हो सकती है। लेकिन हुआ क्या, 2020-21 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है आज की सिचुएशन में 24% नीचे चली गई। लेकिन कारण क्या क्या हुए, कारण थे कोविड-19 के कारण इतनी बड़ी गिरावट देखने को हमें मिल रही है। 2019-20 में समान अवधि में 35.35 लाख करोड़ थी और वहीं जीडीपी अनुमान लगाया जा रहा था कि 26.9 करोड़ रुपए के अनुमान के आसपास होगी। लेकिन आज जीडीपी कितनी गिर गई पहली तिमाही में, 24% के नीचे। और ये कारण किसके बना, कोविड-19 के कारण। अब हम G7 देशों की बात करते हैं। G7 देशों में भी भारत सबसे ज़्यादा मार में है। देखो भारत की जब भी हम बात करेंगे तो देखो यहाँ डाटा दे रखा है। देखो अप्रैल जून तिमाही में भारत की विकास दर 23.9%, जबकि फ्रांस की ये माइनस लगी हुई है, -23.9% है, यानी जीरो से भी नीचे है। तो फ्रांस की जो जीडीपी 13.8%, इटली की देखी जाए 12.14%, जर्मनी में देखी जाए तो 10.1%, और अमेरिका में -9.5%, जापान में -7.6%। यानी इतनी जीडीपी कोविड-19 के कारण मान लीजिए अप्रैल से जून तिमाही में डाउन हुई हैं। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा आकलन किया जा रहा है और आज WHO ने भी स्पष्ट कहा है कि भारत में जिस ग्राफ से कोरोना महामारी बढ़ रही है वो दुनिया में पहले नंबर पे आने वाला है बहुत जल्दी। ये सारी सिचुएशन कोविड-19 के कारण है। दूसरी तरफ देखो भारत एक तरफ जीरो से भी नीचे जा रहा है, लेकिन चाइना की अगर हम विकास दर की बात करें तो 3.2% बढ़ रही है। तो चाइना तो अपने आप ही एग्रेसिव रूप दिखाएगा ना, बस यही तो प्रॉब्लम है ना। चाइना यही तो चाहता है, चाइना जो चाह रहा है वो यही चाह रहा है कि इंडिया किस तरीके से नीचे जाए और मैं कब ये मौका देख करके इंडिया को दबाना चाहूँगा। तो बस चाइना का यही पॉइंट है और वो ये आपको एक ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। बस चाइना आगे है। दूसरी ओर हमारी जीडीपी के कारण ऐसे क्या क्या रहे कि हमारी जीडीपी G7 देशों में भी सबसे नीचे चली गई। देखो आज की दौर की जब हम बात करेंगे तो देखो हमारे यहाँ जो 8 बुनियादी उद्योग हैं उनमें उर्वरक ही एक ऐसा उद्योग है जिसने उत्पादन में सरप्लस दिखाया है। लेकिन बाकी के जो उत्पादन की बात करेंगे वहीं देखो इस्पात है -16.5, ये माइनस में है, नीचे गिरी हुई है। और रिफाइनरी की बात करेंगे तो 13.9%, सीमेंट की बात करेंगे तो 13.5%, और प्राकृतिक गैस की बात करेंगे तो 10.2% कोयला। तो इस तरीके से ये जो और भी जो उद्योग हैं वो नीचे डाउन है। जब बताइए जब बुनियादी उद्योग ही इस तरीके से जीरो से भी नीचे जा रहे हैं केवल उर्वरक को छोड़ करके, तो बाकी के उद्योग तो स्वाभाविक रूप से इन पे टिके हुए हैं। तो सिंपल सी बात है उन लोगों का तो हनन होगा ही। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जीडीपी के ये इंडिकेटर हैं, ये भी बताते हैं कि जीडीपी इन कारणों से भी नीचे जा रही है। कोविड-19 के कारण ये सभी कारण उत्पन्न हुए हैं। दूसरी ओर राजकोषीय घाटे की बात करें तो फरवरी में जो बजट पेश किया गया था उसमें कहा गया था कि जो चालू वित्तीय वर्ष है 2020-21, इसमें हम जो राजकोषीय घाटा है उसको 7.96 लाख करोड़ यानी कि जीडीपी का 3.5% करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन ये लक्ष्य पिछले साल क्या था, पिछले साल की अवधि में 2019-20 के बजट में ये लक्ष्य रखा गया था 77.778%, यानी 77.8% लक्ष्य रखा गया था, ये लक्ष्य रखा गया था। लेकिन
कोविड-19 के कारण ये लक्ष्य बढ़ गया और 2020-21 की पहली तिमाही में केवल 4 महीनों में ये लक्ष्य कितना हो गया, 103 पहुंच गया। पहले ये कितना था, 77.8%। इसके साथ आज कितना हो गया, 103 पहुंच गया। तो इस तरीके से राजकोषीय घाटा भी इस कोविड-19 के कारण बढ़ रहा है, जो भारत के लिए एक गंभीर समस्या का विषय बना हुआ है। अब इसके कारणों की बात करते हैं कि राजकोषीय घाटा किन कारणों की वजह से हुआ। तो पहला कारण है कर वसूली। देखो, कोविड-19 के कारण सारी गतिविधियां चौपट हो गई थी, इसमें टैक्स नहीं वसूला गया था। दूसरा है राजस्व संग्रह, जो वही है, राजस्व भी नहीं आ पा रहा था, लगातार इनमें गिरावट हो रही थी, टैक्स वसूलने में और राजस्व में गिरावट आ रही थी। दूसरी तरफ सरकार का जो खर्चा है वो इस तरीके से तो हो नहीं पाया कि जहाँ से सरकार को बेनिफिट मिल सके। उसका जो खर्चा हुआ एक सुरक्षा माध्यम से हुआ, सरकार पे खर्चा ज़्यादा बढ़ गया, लोगों की डिपेंडेंसी सरकार पे ज़्यादा बढ़ी, तो सरकार ने अपना जो खर्चा है वो बढ़ा दिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में वो खर्चा नहीं गया, केवल आवश्यकता, भौतिक आवश्यकता, जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करने में गया, यानी कि स्वास्थ्य में, भोजन में, इस तरीके से में तो खर्चा ज़्यादा हुआ है, राजस्व संग्रह कम हुआ है, टैक्स वसूल नहीं पाए हैं, तो इस तरीके से राजकोषीय घाटा बढ़ गया, सरकार पर दबाव पड़ गया। दूसरी ओर कोविड-19 का तो मुख्य कारण है ये सारी कंडीशन, कोविड-19। अभी हाल ही में देखो, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं, उसमें बताया गया है कि कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र की बात करें तो -39.3%, भवन निर्माण की बात करें तो -50.3%, खनन की बात करें तो 23.3%, सर्विस की बात करें तो 4.7%। लगभग इस तरीके से ये जो डाटा पेश किया जा रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि कृषि ही अर्थव्यवस्था का एक माध्यम रहा है जिसने GDP को यहां तक साधा है। कृषि में वृद्धि देखने को मिली है, बाकी की उद्योग क्षेत्र या सर्विस सेक्टर, इनमें कोई वृद्धि देखने को नहीं मिली है, जबकि ये तो जीरो से भी माइनस, यानी जीरो से भी नीचे इंडिकेटर चले गए। तो इस तरीके से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था की कोविड-19 के कारण मुख्य रूप से ये हालत की गई है। तो अब कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे निकलने के सुझाव क्या क्या हैं, यानी कैसे निकलेंगे। तो पहला पॉइंट सरकार के लिए बताया गया है कि आप खपत बढ़ाइए, पहला पॉइंट। दूसरा है निवेश कीजिए, दूसरा पॉइंट। आप खपत बढ़ाइए और निवेश कीजिए, ये दोनों पॉइंट सरकार को सुझाव दिए गए हैं कि आप इन दोनों पॉइंटों से बाहर आ सकते हो। अभी देखिए, हाल ही में नेक्स्ट है, हाल ही में नागरिक उड्डयन निदेशालय ने जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उनके प्रतिबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान थी, यात्री उड़ानें हैं, उनके प्रतिबंध को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। क्लियर हुआ? ये सारी कंडीशंस कोरोना महामारी के कारण हो रही हैं। कोरोना महामारी के कारण, कोरोना जैसी बीमारी को रोकने के लिए इंडिया ने इन उड़ानों को 30 सितंबर तक रोक दिया है, जबकि विशेष और चुनिंदा क्षेत्रों तक जो हवाई मार्ग हैं उन तक बाकी की विमानें चलती रहेंगी, लेकिन यात्रीगणों की जो विमानें हैं वो 30 सितंबर तक रुकी रहेंगी, लेकिन विशेष विमानें चलती रहेंगी। दूसरी हम बात करें, देखो मैं इसे हाईलाइट नहीं कर पाया, ये नेपाल से संबंधित है। नेपाल का एक विद्युत प्राधिकरण ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें कहा गया है कि 2019-20 में 10.7 करोड़ यूनिट बिजली भारत को निर्यात की गई है, जो तकरीबन 7 करोड़ रुपए यानी 60 करोड़ रुपए की बिजली भारत ने आयात की, और नेपाल ने 60 करोड़ की बिजली 10.70 करोड़ लगभग भारत को निर्यात की। तो 7 करोड़ भारतीय रुपए में बिजली निर्यात की गई नेपाल के द्वारा भारत को। तो इस तरीके से देखा जाए तो नेपाल और भारतीय के संबंध एक दूसरे से
निर्भरतापूर्वक जुड़े हुए हैं। अगर इंडिया नेपाल से बिजली आयात नहीं करेगी तो वहाँ की अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी ओर अगर इंडिया के लिए नेपाल भी अपनी बिजली बना करके उत्तराखंड, बिहार और यूपी के लिए विद्युत की सप्लाई नहीं करेगा तो इस सिचुएशन में इन क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नेपाल और भारत एक दूसरे पर निर्भर हैं इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से भी। नेक्स्ट न्यूज़ है, इजराइल और यूएई में पहली सीधी उड़ान शुरू हो गई है। देखो ये 13 अगस्त है। 13 अगस्त को अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित, जो पहली कड़वा आलोचना चल रही थी, जो रिश्ते टूटे हुए थे, अमेरिका ने मध्यस्थता में आकर के उन दोनों को राजनयिक रूप से एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की और वो सफल भी हुआ अमेरिका। दूसरी ओर यूएई ने अच्छे बेहतर संबंध स्थापित किए और दोनों ने एक दूसरे के संप्रभुता की रक्षा करते हुए दोनों ने एक दूसरे को सम्मान देने के साथ साथ व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में एक दूसरे के आवागमन को भी शुरू किया। साथ ही साथ व्यापार सिलसिला भी शुरू किया जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए मिस्र और जॉर्डन के बाद अब तीसरा यूएई अरब देश बन जाएगा, यानी तीसरा ऐसा अरब देश होगा जॉर्डन और मिस्र के बाद जो यहूदी देश इजराइल को राजनयिक संबंध स्थापित करेगा। यानी इजराइल के साथ, ये इजराइल एक यहूदी देश है, इसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला मिस्र और जॉर्डन के बाद ऐसा तीसरा यूएई ऐसा अरब देश हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोनों देशों के बीच रिश्ते एक सामान्यीकरण की स्थिति में आएंगे। देखो जब ये जहाज आया तो इस जहाज में अमेरिका के विदेश मंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी मौजूद थे और जो जहाज आया उसके कॉकपिट पे अरबी, अंग्रेजी, हिंदू इन तीनों भाषाओं में शांति लिखा हुआ था। तो इसका अर्थ है कि दोनों देश, यानी इजराइल से यूएई में जहाज पहले आया है तो यूएई में आकर के इस जहाज ने क्या संकेत दिया कि इजराइल शांति चाहता है। अब देखो अगर इजराइल इस तरीके से यूएई के साथ संबंध स्थापित करेगी तो इजराइल को थोड़ी दिक्कतें भी आएंगी। ईरान जैसे कई अरबियन कंट्री के साथ या एशियाई देशों के साथ जिनके इजराइल के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं तो उनके साथ थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी, यानी ये देश खिलाफ होंगे। तो इस तरीके से ये न्यूज़ थी। अब देखो कुछ दिन पहले लेबनान में क्या था, लेबनान में जो वहाँ की सीधे सीधे तौर पर कहें तो सैन्य तख्त पलट हो गया था, यानी सेना ने वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नज़रअंदाज कर दिया था, हटा दिया था। लेकिन लेबनान ने वहाँ पे कई प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद फ्रांस के सहयोग से, फ्रांस ने अपनी एक भूमिका निभाई है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जर्मनी में ये राजदूत रहे मुस्तफ़ा अजीब, जो मुस्तफ़ा अजीब हैं उनको प्रधानमंत्री नामित किया गया है, मुस्तफ़ा अजीब को। तो आज की जो समाचार थे, यानी आज की जो खबर थी वो इतना ही है। आगे का सिलसिला आज से शुरू किया जा रहा है, इसमें डे बाय डे प्रोग्रेस होगी। और मेरा विशेष अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये सारी न्यूज़ें हिंदी में मिलेंगी और धीरे धीरे मैं सारी कमियों को सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा और आप तक बेहतर से बेहतर न्यूज़ पहुँचाने का प्रयास करूँगा।